हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, यानी कि यूकेपीएससी प्रवक्ता को इसमें फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अदर आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट जो सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो फ़िलहाल अत्यधिक अगर मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो ये यूकेपीएससी के लिए, ठीक है, यानी कि प्रवक्ता। तो प्रवक्ता के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट है तो वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें देखिए, हम लोग ने इसमें जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ था, इसमें हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो यहाँ पर स्टार्ट हो कर लिया है, प्लेटो का टॉपिक। तो इसमें देखिए, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अभी प्लेटो हमारे अभी कंटिन्यू चलेगा। तो इसमें देखिए, हमने स्टार्ट राज्य की उत्पत्ति यहाँ तक हमने ये टॉपिक कर लिया था। लेकिन इसके बाद जो है अभी प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। अब देखिए, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। तो न्यू व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी को पता है, यूकेपीएससी प्रवक्ता के लिए जो विज्ञापन जारी होना है अभी उसमें समय शायद लग रहा है, तो निश्चित ही बहुत जल्द विज्ञापन जारी हो जाएगा। और देखिए, विज्ञापन जारी होने के बाद काफ़ी कम समय यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसलिए ये कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ चलते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब इसमें देखिए, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है, एक हिसाब से इन्होंने ये बोला है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। तो कैसा है न्याय सिद्धांत? व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो प्रथमतः तात्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है। इसका मतलब उस समय जब प्लेटो थे, अपने उस समय का यूनानी समाज में जो प्रचलित न्याय सिद्धांत था, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट, पोलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन ने किया है। तो फ्रेंड्स, जो ये तीन महान लोग हैं, तो इनके बारे में देखिए, जिसका इनका इस चीज़ का जो प्रचलन है, प्रतिपादन है, सॉरी, है ना, प्रतिपादन सोफिस्ट, पोलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन ने किया था। ठीक है, तो ये तीन आपने इसको याद करना है। इसके बाद देखिए, अगला है प्लेटो ने संवाद शैली में, जैसे कि आप हम पूर्व में भी इसको देख चुके हैं, पहले भी हम लोग ने स्टार्ट से ही देखा, तो संवाद शैली की विषय में ही इनके बारे में बताया गया है। तो इस संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए, इसका मतलब जो उनकी प्रसिद्ध बुक है, मैंने बोला था रिपब्लिक, इसमें लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। तो उस बुक में न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया है, ठीक है, प्लेटो ने। नेक्स्ट है, बारकर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्ण खंडन किया है। ठीक है, तो इसमें जो है, बारकर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यता को खंडन किया। सोफिस्ट विचार मूलतः भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो सोफिस्ट थे वो क्या थे? विचारक मूलतः भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी थे। तो ऐसा इनके विषय में याद रखना है। इसके बाद सोफिस्ट विचारकों में कैफिलास के अनुसार, देखिए, जो सोफिस्ट विचारकों में भी कैफिलास थे, उन्होंने बोला है कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। तो ऐसा कैफिलास के अनुसार है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना एकदम ये न्याय की स्टेटमेंट है इनके अनुसार। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसमें इसके बाद लेकिन देखिए, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो ये भी प्लेटो का कथन है। अब नेक्स्ट है, पॉलीमार्क्स के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। तो ये पॉलीमार्क्स के अनुसार है, ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट है। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है। ठीक है,
जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है। तो ये है प्लेटो का जो कथन है, क्योंकि इंडिविजुअली ये महत्व नहीं देते हैं, है ना। तो व्यक्ति को ये महत्व नहीं देते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है, यह कथन प्लेटो का है। इसके बाद देखिए अगला, थ्रेसिमेक्स ने न्याय की आमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, ठीक है। नेक्स्ट है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। तो अभी मैंने बोला था, जैसे ऊपर हमने चर्चा की थी, क्योंकि ये इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, ये समष्टि की बात करते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो समूचे समाज की भलाई ही न्याय, ये स्टेटमेंट प्लेटो का है, ठीक है। इसके बाद प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। नेक्स्ट है, जो ग्लूकोन है, इनके अनुसार न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। उनके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। इसका मतलब सिमिलर जो विचार हैं ग्लूकोन और हॉब्स, इन दोनों के समान प्रतीत हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है। तो ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल वाली चीज़ जैसी चीज़ नहीं है, यह बनावटी नहीं है, कहने का मतलब यह है प्लेटो का। जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो शिक्षा को भी इन्होंने महत्व दिया है। न्याय के दो पहलू हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो न्याय के दो पहलू हैं, व्यक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, ठीक है। तो न्याय के जो दो पहलू हैं ये हैं अपने आप में, व्यक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। तो देखिए, जो पहला है न्याय का पहला पहलू है व्यक्तिक स्तर पर, आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। तो इन्होंने जो बोला है, आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। साहस, वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, जो तीन गुण इन्होंने बता रखे हैं, साहस, वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्तर पर न्याय। तो समाज के तीनों वर्गों द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखना, समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है। तो जो रिपब्लिक है, द रिपब्लिक काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका, ठीक है, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। तो कर्तव्य पर आधारित है प्लेटो का न्याय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। देन इसके बाद देखेंगे प्लेटो के न्याय का उद्देश्य। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। तो ये डिफरेंस बिटवीन प्लेटो का न्याय एंड आधुनिक न्याय, ठीक है। तो प्लेटो का न्याय कहता है नैतिकता से परिचालित है, और जबकि जो आधुनिक न्याय है विधि द्वारा परिचालित है। नेक्स्ट है, प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्लेटो द्वारा द रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप। अब देखिए, जो प्लेटो की जो द रिपब्लिक है उसमें बताए गए सरकार के विभिन्न रूप क्या क्या है। पहला है अभिजात तंत्र, ठीक है। दूसरा है सैनिक तंत्र, तीसरा है धनिक तंत्र, चौथा है प्रजातंत्र, पांचवा है निरंकुश तंत्र। तो ये 5 प्रकार से सरकार के विभिन्न रूप का वर्णन किया है प्लेटो के द्वारा, ठीक है। जिसमें आप देखिएगा ये 5 प्रकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक में ये सब कुछ इन्होंने वर्णन कर रखा है सरकार के 5 विभिन्न रूप, अभिजात, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र, ठीक। देन इसके बाद देखिए शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली के अंतर्गत प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है।
तो इन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को क्या माना है भाई, शासन का भ्रष्ट रूप माना है। उनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। तो प्लेटो के अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली ही एकदम सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है, उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। अब देखिए नेक्स्ट, सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद भी कहा है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विधि, ठीक है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका यह मानना है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है, तो इन्होंने विधि को अज्ञान माना है भाई, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली यहाँ पर जो एक भी चीज़ें हम लोग हैं कंप्लीट डीप है ना, डीप एनालाइज हो रहा है अभी प्लेटो के बारे में। इसके बाद देखिएगा हमने इसके बाद नेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे, जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अरस्तु हैं, है ना, बेंथम है, जे.एस. मिल है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए यह सारी चीज़ें देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वो आग के प्रकाश का ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है। इसका मतलब वो आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है जो व्यक्ति गुफा में रहता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लेटो ने क्या किस चीज़ को माना है, प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है इनकी। अब नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपनी बात की रचना द स्टेट्समैन, जो इनका दूसरा है रचना द स्टेट्समैन और द लॉज है, मैं विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड के बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे, अब प्लेटो से संबंधित शिक्षा का सिद्धांत देख लेंगे। अब देखिए इसमें केवल हम लोग थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो इसमें प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। तो इन्होंने जो इनका स्टेटमेंट है ये प्लूटो का है कि भाई अंधकार से, है ना, प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर, ठीक है, की यात्रा क्या है, शिक्षा है। अब इनके अनुसार देखिए शिक्षा के चरण हैं। तो शिक्षा के जो 3 चरण हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक में 10 से 20 वर्ष तक होगी, ठीक है, जिसमें संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा, ये विषय वस्तु होंगे। इसमें पहली जो प्राथमिक शिक्षा है 10 वर्ष से 20 वर्ष तक। द्वितीय चरण में 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की होगी और इसमें गणित, ज्योतिष, ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का जो तृतीय चरण है 30 से 35 वर्ष का होगा, ठीक है, जिसमें कि दर्शन शास्त्र को मेन यहाँ पर फोकस दिया गया। तो 10 से 20 वर्ष पहला, 20 से 30 वर्ष दूसरा और 30 से 35 वर्ष ये तीसरा, यानी कि दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है साम्यवाद। आप देखिए प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार में नगर राज्यों में था। आप देखो कैसे, पहला जो था इसमें, पहला अमीरों का राज्य और दूसरा गरीबों का राज्य, ठीक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को और परिवार के मोह से मुक्त रखना था, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। तो ये प्लेटो के अनुसार था भाई, ठीक है। इसमें इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। तो जो 2 वर्ग बताए, अमीर पहला, दूसरा गरीब वर्ग, तो ऐसा इसमें बोला गया, ठीक है। अब आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में थोड़ा सा जो अंतर है, डिफरेंस इन्होंने किया है, वो देखेंगे। एक और है प्लेटो का साम्यवाद और दूसरी ओर है आधुनिक साम्यवाद। अब जो प्लेटो का साम्यवाद है
यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है यह पूरे समाज पर लागू के साथ लागू होता है। नेक्स्ट है, यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है, प्लेटो का साम्यवाद। लेकिन आधुनिक साम्यवाद यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। तीसरा है, प्लेटो का साम्यवाद यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है यह आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। अब देखिए प्लेटो के बारे में नेक्स्ट, मैक्सी, ठीक है, मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। तो कल्पनालोकीय विचारक कौन रहे हैं? वो रहे हैं प्लेटो। तो ये किसने बोला है इनके बारे में? ये बोला है सिर्फ मैक्सी ने, कल्पनालोकीय विचारक। नेक्स्ट है, प्लेटो ने सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है, ठीक है। प्लेटो जो है सबसे पहले व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए प्लेटो की आलोचना। तो फाइनली टॉपिक समाप्ति की ओर है प्लेटो का। अब इसमें हम देखते हैं प्लेटो की आलोचना क्या इसमें है। कार्ल पापर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945, ठीक है, जो रचना है इनकी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, मैं प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। तो मुक्त समाज का शत्रु यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्लेटो के लिए। और किसने? कार्ल पापर ने। तो याद रखना है, मुक्त समाज का शत्रु। कार्ल पापर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। तो तीनों ही, ठीक है, कार्ल पापर के अनुसार जो तीन लोग हैं, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसीलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। तो सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं प्लेटो। नेक्स्ट है मैक्सी ने प्लेटो को पहला, ठीक है, ये तो हो गया है, पहले भी हमने पढ़ लिया वर्णन। हन्ना अरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है। अब नेक्स्ट है प्लेटो से संबंधित जो फाइनल यहाँ पर प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ रचनाएं। अब इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं रही है प्लेटो की, वे सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें कि अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती। तो देखिए ये पहली जो श्रेष्ठ रचना है अर्नेस्ट बार्कर की, तो ये ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत और प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है अर्नेस्ट बार्कर। तो इनकी जो रचना है प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार, तो ये भी प्लेटो के संबंध में। नेक्स्ट है बर्नार्ड बोसांके। तो इनकी जो रचना है अ कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, ठीक है, तो ये भी प्लेटो के बारे में है, 1895। नेक्स्ट है R.L. नेटलशिप। तो इनकी जो रचना है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक, 1922, ठीक है। तो ये सभी जो चार श्रेष्ठ रचनाएं हैं प्लेटो के संबंध में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटो से संबंधित जो पाश्चात्य विचारक हैं, पहले प्लेटो, तो ये यहाँ पर हमने फाइनली ये जो टॉपिक है कंप्लीट देखा, डीप में देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो हमारा दूसरा टॉपिक है अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु को भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जितने भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन हैं, जितना भी डिटेल है, इसमें हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।